अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रियाज आजिज़। प्रोग्राम है आज की बात। नाज़रीन, आज अपने प्रोग्राम में मैं डिस्कस करूंगा नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो फ़ैसला हुआ है और हतमी फ़ैसला अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ गया है। नज़र सानी की अपील मुस्तरद कर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वाज़ेह कहा गया है कि जो हमारा पुराना फ़ैसला था हम उस पर कायम हैं। ये सूरत हाल नवाज शरीफ के लिए, उनकी फ़ैमिली के लिए, मुस्लिम लीग नून के लिए क्या पैगामात ला रही है और फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्योंकि NA 120 का इलेक्शन भी अब होने को है। 17 तारीख को ये इलेक्शन है, उससे कबल ये फ़ैसला आ गया है। नज़र सानी की अपील मुस्तरद होने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट अपने फ़ैसले पर कायम है और इसका दूसरा मतलब ये है कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो फ़ैसला किया गया वो जो नाअहली उनकी जिन बुनियादों पर करार दी गई वो एक मैसेज यकीनन उस हलके के लोगों पर भी जाएगा और वहाँ पर क्या नतीजा एक नया जनरेट हो सकता है, या लोग वो जो नवाज शरीफ साहब को अब तक ये सोच रहे थे कि नज़र सानी की अपील में उनको शायद कोई गुंजाइश मिल जाएगी और उसके बाद वो वोट भी नवाज शरीफ साहब की जो पार्टी है उसको करेंगे, अब क्या उनकी फ़िक्र पर, उनके अंदाज़ पर कोई असर पड़ेगा इस नतीजे का? ये भी एक सवाल है और यकीनन इसका जवाब 17 सितंबर ही को आ जाएगा। लेकिन ये सूरत हाल जो जनरेट हुई है, नवाज शरीफ साहब एक यकीनन जमहूरी हुकूमत उन्होंने कायम की और वो जमहूरी हुकूमत ख़त्म की गई, लेकिन उससे पहले बहुत सारे मामलात हुए। उससे पहले डॉन लीग्स का भी एक मामला हुआ। डॉन लीग्स के हवाले से जो मामला सामने आए, जो हक़ाइक़ सामने आए उसमें और जिस तरह की वो ख़बर छपी, उससे बहुत सारे हलकों में बेचैनी फैली। पाकिस्तान का इमेज इंटरनेशनल सतह पर मुतासिर हुआ, उससे ख़ासा मुतासिर हुआ। ये एक मैसेज भी जनरेट होता है इस पूरी सूरत हाल से कि इस्टेब्लिशमेंट चूँकि बराह रास्त मुतसादिम नज़र आई हुकूमत से, तो एक मैसेज जनरेट होता है कि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ अगर कोई सर उठाएगा तो उसका सर कुचल दिया जाएगा। ये जनरेट हो रहा है मैसेज कि नहीं हो रहा, ये तो फ़ैसला आप करेंगे, लेकिन ऐसा एक तासुर मिलता है इससे, इस पूरी सूरत हाल से, कि इस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़ा होने की कोई जुर्रत ना करे। अगर इस तरह की कोई जुर्रत करेगा तो फिर उसका नतीजा इसी शक्ल में भुगतना पड़ेगा, चाहे वो अपोजिशन में बैठा हो, चाहे वो हुकूमत में बैठा हो। लिहाजा इस्टेब्लिशमेंट को कदर व मंजिलत की नज़र से ज़रूर देखना चाहिए, देखना पड़ेगा। ये एक मैसेज जनरेट हो रहा है। अब इसमें कितना ये दुरुस्त है या ये गलत है, तासुर ये फ़ैसला करेंगे आप, लेकिन मैं इस पर एक डिबेट ज़रूर करना चाहता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट एक पाकिस्तान में एक तवील अरसे से हुकूमत करती रही है, कभी सामने आकर और कभी पीछे रहकर। तो क्या आज भी इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि इक़्तिदार से उसकी गिरफ्त ढीली ना पड़े और किसी न किसी शक्ल में वो मौजूद रहे, कभी अदालतों की शक्ल में और कभी बराह रास्त खुद फ़ौजी हुक्मरानों की शक्ल में ये इस्टेब्लिशमेंट काम करती है? एक तासुर मिलता है। मुझे नहीं पता कि किस हद तक दुरुस्त है, ये फ़ैसला तो आप ही करेंगे, लेकिन मैं इस पर थोड़ी सी डिबेट आज के प्रोग्राम में ज़रूर करना चाहता हूँ। गुफ्तगू करने के लिए मैंने ज़ियामत दी है आफ्ताब जहांगीर साहब, आपका ताल्लुक़ PTI से है, और मेरे दूसरे मेहमान हैं बशारत मिर्ज़ा साहब, PDP के सदर हैं, सिंध के मरकज़ी सदर हैं। इसके अलावा बैरिस्टर शाहिदा जमील भी हमारी मेहमान होंगी आज के प्रोग्राम में, गालिबन रास्ते में, अगर वो पहुंच गई तो हमारे प्रोग्राम में शरीक होंगी। एक ब्रेक में मैं जा रहा हूं, वापस आता हूं, गुफ्तगू यहीं से दोबारा शुरू करते हैं। मैं एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन, प्रोग्राम की इब्तिदा में मैंने बात की जो सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद की है नज़र सानी की अपील, उस हवाले से, और एक बात अहम ये भी की कि क्या पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट आज भी डेमोक्रेटिक फोर्सेस से मुतसादिम है और किसी न किसी शक्ल में ये मामला सामने आता रहता है। मैं इस पे बात करना चाहता हूँ। ये वफाकी वज़ीर हैं, नवाज शरीफ गवर्नमेंट में भी रहे और अब मौजूदा गवर्नमेंट में भी वफाकी वज़ीर हैं, रेलवे के साद रफ़ीक साहब। इन्होंने बड़ा अहम जुमला कहा है, कुछ बातें की हैं। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा सुने इसको, उसके बाद हम मजमूई तौर पर इस तासुर पर बात करते हैं कि वाकई पाकिस्तान में कुछ फोर्सेस ऐसी हैं कि जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस के ख़िलाफ़ हैं और वो अपना किसी न किसी शक्ल में अपनी ताकत, अपना रंग दिखाते रहते हैं। ये सुनिए कमेंट, उसके बाद बात करते हैं। जमात मुत्तहिद है और नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप में मुत्तहिद है, और कोई फैसला, कोई साजिश, कोई इल्ज़ाम, रिमार्क्स या दाग लगा के नवाज शरीफ को सियासत से नहीं निकाला जा सकता। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कब्र में डाल दिया गया था, सियासत से नहीं बेदखल किया जा सका। ये बात पता नहीं लोगों को समझ क्यों नहीं आती।
लोग बदल जाते हैं, सोच वही रहती है। इस सोच को बदलने की ज़रूरत है। जब भी बदलेंगे अवाम पाकिस्तान के क़यादत को बदलेंगे, जब भी बदलेंगे पाकिस्तान की जमहूर बदलेगी, और लोगों की सोच पर और उनके वोट पर अब एतमाद कर लें, आपकी मेहरबानी है। जो एतमाद नहीं करते वो एतमाद कर लें, और पाकिस्तान के मुकद्दर का फैसला पाकिस्तान के लोगों। ये सुन लिया नाज़रीन आपने साद रफ़ीक का बयान। ये जाहिर है कि कुछ इसके अंदर कहीं उनका मामलात भी हैं जो माजी के हैं, कुछ तलखियाँ भी हैं, और सबसे अहम मामला जो है NA 120 के इलेक्शन का है कि आप नवाज़ शरीफ को सियासत से नहीं निकाल सकते, लोगों के दिलों से नहीं निकाल सकते, और लबो लहजा तो आपने सुन लिया। मैं इसी पे थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। मजमूई तौर पे मेरा मौजू वही है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट मुतसादिम है डेमोक्रेटिक फोर्सेस से। इब्तिदा जनाब बशारत मिर्ज़ा मैं आपसे कर लेता हूँ। आपने सुना साद रफ़ीक को, वो कह रहे हैं कि भुट्टो को कब्र में डाल दिया लेकिन सियासत से आप और उस दिलों से नहीं निकाल सके। ऐसा ही है क्या नवाज़ शरीफ के साथ भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा मौजू आपने चुना। मैं आपको दाद देता हूँ इस मौजू पर। देखिए सूरत हाल ये है भाई कि गुफ्तगू सियासी वर्कर जूनियर हो सीनियर हो, सीनियर होता है तो और निखार आता है, मामला तो और समझता है और करीब से देखता है। लेकिन बात यह है कि बात लहजा तल्ख हो सकता है, अल्फाज सख्त हो सकते हैं, लेकिन क्या आया बात भी गलती? देखने वाली बात यह, पाकिस्तान की हिस्ट्री अगर आप उठा लें तो पाकिस्तान की हिस्ट्री 1958 से आप शुरू कर दें तो आप गौर करें कि पाकिस्तान में बाकायदगी से ये कोशिश की जाती रही कि पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक कल्चर को, पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक सिस्टम को ना रहने दिया जाए, बल्कि अपनी, और अगर वो चले भी तो, और ये किया गया कि अगर वो चला भी तो उसमें अपनी मर्जी और मंशा के अंदाज के लोगों को शामिल करवाया गया, मिनहासुल कौम लोगों को कोशिश की गई। लेकिन ये पाकिस्तान की आवाम ही है, ये पाकिस्तान की आवाम है जिसने चार मरतबा इन चीज़ों को देखते हुए, इस सारी सूरत हाल को देखते हुए इंतहाई जद्दोजहद, डेमोक्रेटिक जद्दोजहद की और कोशिश की कि नहीं, हमें अपने वोट और अपने हकूक को हम सल्ब नहीं करने देंगे, ये कहा गया। अब आज जो गुफ्तगू हो रही है, देखिए बात ये एक बात तो नहीं, इसमें एक जुमला है वो मैं आपसे क्लैरिटी चाहता हूँ उसकी। उन्होंने कहा कि भुट्टो को उठा के कब्र में फेंक दिया गया। अब उनका मतलब यही था कि नवाज शरीफ को भी उठा के आपने बाहर फेंक दिया। किसने फेंक दिया सर? मैं अर्ज करना चाहता हूँ, मैं वही अर्ज करना चाहता हूँ कि देखें थोड़ी सी चीज लोगों को भी समझने दें कि बात तो भी देखिए अदालत के जरिए कब्र में गए। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। नवाज शरीफ भी अदालत के जरिए, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। लेकिन थोड़ा लोगों को इस बैकग्राउंड समझना चाहिए। अगर आप गौर करेंगे तो आपने देखा नहीं है कि मार्शल लॉज जब भी इस मुल्क में लगते रहे हैं, उनको लीगलाइज, उनकी लेजिटिमेसी हमेशा कोर्ट्स ने की है। मुझे बताएं कि कब हुआ है PCO तहत अदालतें बन गई, उन्होंने उस आमिर के तहत जो है ना वो हल्फ ले लिया, और उसके बाद उनकी मर्जी और मंशा के फैसले सब छोड़ दें। अभी रिसेंटली बात कर लें, मैं 1958 पे नहीं जाता, यहाँ तो ये लास्ट परवेज मुशर्रफ के दौर में वो गए थे कि 3 साल मैं चाहता हूँ कि आप मुझे दे दें, मैं इसमें, उन्होंने कहा जी 3 साल क्यों मांग रहे हैं आप, 3 साल तो लें, साथ ही आइन में जो मर्जी चाहें आप उसमें अमेंडमेंट भी करें। कोर्ट का फैसला है ये, मैं और आप देखें इस पर बात कर रहे हैं तो ये कोर्ट का फैसला और ये मौजूद है, ये ख़त्म नहीं होता। तो अब जो बात कही है, लोग ये कहते हैं, देखिए ये लोग ये कहते हैं कि शायद हमारे यहाँ कोई अदलिया की और इस्टेब्लिशमेंट की गालबन कोई इस अंदाज की उनमें एक अंडरस्टैंडिंग है कि मामलात अगर कोई हों तो वो उनको सॉल्व कर दें, और ऐसे मामलात रहें, चाहे वो नज़रिया ज़रूरत के तहत हो, चाहे वो ये कहो कि जी आप आइन में तब, तो ये चीज़ें अगर अच्छा, लेकिन ये चीज़ें इसमें और थोड़ी सी क्लैरिटी है, मैं अभी इनको शामिल कर लूँ गुफ्तगू में, फिर मैं आपसे पूछता हूँ। सर ये बताइए, आप PTI से आपका ताल्लुक है, PTI पे ये इल्ज़ाम है कि PTI मुकदमा लड़ रही है किसी और का, वो अपने, उनका ना कोई उनका एजेंडा है, ना उनकी कोई अप्रोचेज़ हैं, रोज़ यूटर्न लेते हैं इमरान खान साहब, लेकिन वो एजेंडा किसी और का आगे लेके चल रहे हैं, उनका अपना कोई एजेंडा नहीं है, वो कहीं इस्तेमाल हो रहे हैं। कितनी बात ये सही है आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। अभी आपने बिशारत भाई से एक सवाल किया था, उससे पहले आपने साद रफ़ीक का क्लिप सुना है। साद रफ़ीक साहब ने कहा कि भुट्टो को
कब्र में पहुंचाया एस्टेब्लिशमेंट ने अदालतों के जरिए। और नहीं, ये नहीं कहा उसने, मैंने उसकी तशरीह की है, जो आपने तशरीह की, लेकिन वो सही तशरीह है। लेकिन मैं ये सवाल करता हूँ कि जब भी आमिर आया या एस्टेब्लिशमेंट आई, उसको तकवीत किसने दी? जब भुट्टो साहब को हटाया गया तो मिठाइयाँ किसने बांटी? फिर ज़िया-उल हक की दौर में पैदावार किसकी हुई है? ये सारे वही लोग हैं। इसी तरह मुशर्रफ की बारी जब आई, रिसेंटली जो बात कर रहे हैं हम, मुशर्रफ की बारी आई तो यही सियासतदान थे हैं। अगर अदालत ने उनको सपोर्ट किया तो इन सियासतदानों ने उसको पूरी तकवीत दी, जैसे दुनिया में होता है। अच्छा, टर्की के अंदर हुआ, मैं सवाल कर लूं, एक मेरा बात खत्म कर दूं। टर्की के अंदर फौज ने कोशिश की तो उसके अवाम और सियासी लोग बाहर निकल आए और उन्होंने उस कोशिश को रोक दिया, लेकिन पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, अब मैं सवाल आपसे ये कर लूँ सर, ये फरमा दीजिए आप कि भुट्टो के बारे में भी कहता है उनकी आबियारी जो है फौजी नर्सरी में हुई थी और वो मिनिस्टर थे अयूब खान के, और बड़े बड़े उनके हरदिली अजीज मिनिस्टर थे उस वक्त। फातिमा जिन्ना के खिलाफ फातिमा जिन्ना ने उस वक्त की मार्शल्ला के खिलाफ एक तहरीक चलाने की कोशिश की, तो उस वक्त उन्होंने उस तहरीक का साथ नहीं दिया, वो अयूब खान के साथ ही बैठे रहे। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि अयूब खान के मार्शल्ला से जन्म लिया जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, लेकिन जब वो मुतसादिम हुए इस्टेब्लिशमेंट से तो उनको कब्र में उतार दिया गया। मैं एक सवाल आपसे कर रहा हूँ, और यही बात नवाज शरीफ के लिए कही जाती है कि उनकी भी आबियारी फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट में हुई, लेकिन जब वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हुए, उससे मुतसादिम हुए, तो उनको उठा के बाहर फेंक दिया गया और वो मुझे क्यों निकाला कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट के सामने कोई अगर खड़े होने की जुर्रत करेगा, कोई सर उठाएगा तो उसका सर कुचल दिया जाएगा? हाँ, नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन इसमें भी कसूरवार कौन है? लेकिन ना, कसूरवार भी तो आप देखें, जब कोई उनको निकालने की कोशिश करता है या उनसे, तो उनको तकवीत जो देते हैं हम सियासतदान लोग ही देते हैं। अगर उनको तकवीत ना मिलती होती, इदारों को ना मिलती होती, अपने हर इदारा अपनी अपनी जगह, दुनिया में क्यों नहीं जाता? आज क्या इमरान खान ये काम नहीं कर रहे थे? नहीं, इमरान खान नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा, कोई ये काम नहीं कर रहा। इमरान खान, देखें एक बात मैं बताऊं, इमरान खान कोई ये काम नहीं कर रहा। ना इमरान खान पैदावार है मार्शल्ला की, ना आमिर की पैदावार है। वो एक सेल्फ मेड उस पार्टी बनाई है उसने, बड़ी मेहनत की, 20-22 साल हो गए। जनरल हमीद गुल का नाम लिया जाता है सर, लेकिन उसके कोई नहीं है ऐसा, कोई वो जनरल हमीद गुल ने उनकी थोड़ी सी ट्रेनिंग थोड़ी सी ट्रेनिंग हो सकता है ये की हो के जी, थोड़ी सी बहुत नहीं होती? नहीं, वो कभी कभी थे, थोड़ी बहुत सेहत के लिए भी ट्रेनिंग जरूरी होती है, लेकिन मगर वो इसका हिस्सा कभी नहीं बने। अच्छा, लेकिन जो आप क्योंकि सीनियर सहाफ़ी हैं, बिशारत भाई वैसे एक पार्टी को सरबराह हैं, क्या मतलब इस मुल्क के अंदर आज जो लोग नवाज शरीफ के साथ बैठे हुए हैं, वो कल क्या मुशर्रफ के साथ नहीं थे? उसको तकवीत नहीं दे रहे थे, उसको स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहे थे? ये हमारे सियासतदान ही हैं जो उनको इदारों को कमज़ोर करते हैं और उसके बाद फिर रोते हैं। जब इदारे हावी हो जाते हैं तो फिर कहते हैं कि जी हमारे साथ जुल्म हो रहा है। भाई क्या जुल्म हो रहा है? ये अभी जो नवाज शरीफ के साथ हो रहा है तो जुल्म तो नहीं हो रहा, ये तो एक पनामा, एक इंटरनेशनल स्कैंडल था, उसके तहत ये आया और अब अदालतों ने उसको किया, तो उसको अदालतों को मजबूत होने दें आप। अब जैसे अदालत ने पहले उनके हक में फैसला थोड़ा सा दिया तो मिठाइयाँ बांट रहे थे, जहां वो अगेंस्ट हुए तो अब वो अदालतों के पीछे पड़ गए। ठीक है नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, हम वापस आते हैं तो ये बात करते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने जिस बेंच ने उनके खिलाफ फैसला दिया, उसी बेंच में उन्होंने नजर सानी की अपील दायर की। अब जो ऑलरेडी फैसला बेंच दे चुकी है, वही बेंच कैसे उनके हक में कोई बात कर सकती है या अपने फैसले से विड्रॉ कर सकती है? ये तो एक कॉमन सेंस की बात है, लेकिन चूंकि कानून यही है कि जो बेंच फैसला देता है वही बेंच फिर नज़रसानी की अपील की समाअत करता है, तो वो उन्होंने की। लेकिन उम्मीद ऐसी ही थी कि जो फैसला आया बिल्कुल ऐसे ही तवक्को की जा रही थी। लेकिन यहाँ पर अब क्या नवाज शरीफ के पास कोई लीगल ऑप्शन है बचने का, या तमाम ऑप्शन अब ख़त्म हो चुके हैं? एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन, हमारी बात हो रही है नवाज शरीफ साहब के पास अब क्या ऑप्शंस हैं, क्या लीगल ऑप्शंस हैं उनके पास कि वो अपने आप को दोबारा पाकिस्तान की सियासत में इन करें। क्या वो वतन वापस आएंगे भी कि नहीं, ये भी एक सवाल है, बड़ा अहम सवाल है। ये दोनों सवालात मैं पूछता हूँ। मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर हैं सरफराज जतोई, इनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सरफराज जतोई साहब, आप मुझे सुन सकते हैं?
लाइन हमारी डिस्कनेक्ट हुई है, मैं दोबारा रब्ता करने की कोशिश करता हूँ। ये सवाल बशारत मिर्जा आपसे कर लेते हैं। क्या ऑप्शन है नवाज शरीफ के पास, लीगल ऑप्शन? चलिए आपके पॉलिटिकल ऑप्शन तो आप बता सकते हैं, अगर लीगल नहीं तो वो बता दीजिए। और दूसरा ये बताइए, वतन वापस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, वहीं रहेंगे? जी देखिए, मैं आपके सवाल, आफ्ताब भाई ने दो एक बातें की, मैं चाहता हूँ ताकि वो भी एलिब्रेट हो जानी चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त कहा कि उस पॉलिटिकल वो एक रिजीम ही है जो उन्हें सपोर्ट करती है, और उस सपोर्ट के बाद ये मामला होते हैं कि बात दुरुस्त है। लेकिन एक और बात है, हमारे यहाँ ये बात लोगों को पता होनी चाहिए। हम इंतहाई शिद्दत से उस तमाम लोगों को मैं तो कंडम करता हूँ जो उसका हिस्सा बनते हैं, लेकिन एक कॉरिडोर हो गई है और उसमें आपने रास्ता एक बता दिया और कहा जिसने जाना है तो यहाँ से जाए। पॉलिटिकल देखिए जी, 58 से आज मैं पैदा नहीं हुआ था, आज बूढ़ा हो रहा हूँ। एक रिजीम तैयार कर दी गई है। आप एक सीट पर वजीर आजम बना देते हैं, आप चाहते हैं एक सीट पर वजीर आजम बना देते हैं, आप चाहते हैं वजीर आजम को मुल्क से बाहर छुट्टी करवा देते हैं 2/3 मेजॉरिटी को। तो वो आप वाली बात कि आप ये तो बता देते हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट के सामने आएगा उसका सर कुचल दिया जाएगा, तो सर उठाएगा उसका सर कुचल जाएगा। मैं जरा सरफराज जतोई से बात कर लूँ। सरफराज जतोई नाज़रीन मुस्लिम लीग नून के सिंध के सदर हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सरफराज साहब। वालेकुम अस्सलाम। जतोई साहब, ये फरमा दीजिए आप कि क्या नवाज शरीफ के पास ऑप्शंस अब बचे हैं, जो ऑप्शंस भी बचे हैं उनके पास कि सियासत में और मुल्क की सियासत में वो जिंदा रहें, वो क्या हैं? और क्या वो वतन वापस आ रहे हैं आपके ख्याल में कि नहीं? जी मियाँ साहब वतन वापस जरूर आ रहे हैं। इस वक्त कुलसूम नवाज साहिबा की तबीयत सही नहीं है, जिनके ऑपरेशंस हो रहे हैं, जिनकी वजह से वो वहाँ पर रुके हुए हैं। नवाज शरीफ इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत है, सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह है। ये वो फैसला है जो अवाम की ख्वाहिशात और तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स किया गया है। नवाज शरीफ के सिर्फ कसूर ये है, जैसा कि अभी आप भी फरमा रहे थे कि वो कह रहे हैं कि ये आप अब इस मुल्क को सिक्योरिटी स्टेट जो आपने बनाया हुआ है उससे अब आप निकालें और इस मुल्क को वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, सिक्योरिटी स्टेट नहीं होना चाहिए। नंबर 2, उनका ये कहना था कि जब सूबे जो सूबे अपने अपने हक मांग रहे हैं उन सूबों को उनके हकूक दे दें और अब ज्यादा किराया नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, जो मजहब के नाम पर रिलीजियस फैनेटिक्स हो रहे हैं और मजहबी जुनूनियत है उसको खत्म करें। चले ये तो करेंगे, लेकिन अभी मुझे बताइए कि नवाज शरीफ साहब मुल्क की सियासत में वापस कैसे आएंगे? क्या ऑप्शंस हैं उनके पास? लीगल क्या ऑप्शंस हैं और सियासी क्या ऑप्शंस हैं आपके पास? देखें जी, अदालत ने उनके ऊपर तो बैन लगा दिया है। ये तो अदालती बैन तो अपनी जगह है, लेकिन आज भी लोग पूरे पाकिस्तान के अवाम नवाज शरीफ से वालेहाना मोहब्बत करते हैं। आप समझ रहे हैं कि अदालत ने बैन लगाया नवाज शरीफ पे? मैं तो यही कहूंगा, और उसमें से क्या कहूँ कि अदालत ने बैन लगाया, मैं तो यही कहूंगा। इसको मैं कौन सा टर्मिनोलॉजी दूं, इसको मैं क्या नाम दूं, इसको मैं क्या कहूँ? मैं तो यही कहूंगा ना, इसको मैं क्या टर्मिनोलॉजी दूं। लेकिन उसके बावजूद ये अवाम की तवक्कुआत के खिलाफ फैसला है। अवाम आज भी उस शख्स को वोट देंगे जिसके लिए नवाज शरीफ कहेंगे। आप नवाज शरीफ को अवाम से दूर नहीं रख सकते। अच्छा, ये एक और बात बता दीजिए सरफराज जतोई साहब कि ये इलेक्शन से कबल, यानी NA 120 के इलेक्शन से 2 रोज कबल ये फैसला आया है, ये कितना मुतासर करेगा उस हलके के अवाम को वोट के हवाले से? देखिए जी, वहाँ लाहौर के अवाम बाशऊर अवाम वो समझ चुके हैं कि ये एक सियासी केस है। ये कोई क्रिमिनल केस नहीं है, किसी भी एंगल से क्रिमिनल केस नहीं है, ये एक सियासी केस था। उसका फैसला भी वही सियासी आया है जैसे माजी के अदालतें सियासी फैसले दे चुकी हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट इस किस्म के केसेस सुनने लगी जो उसने यह नया ट्रेंड कायम किया है, तो ऐसी एक और सुप्रीम कोर्ट बनाई जाएगी जो सिर्फ इस किस्म के फैसले केसेस सुनेगी और फैसले सुनाएगी। ये मेरा ख्याल वाहिद और पहला और शायद आखिरी फैसला है। इसके बाद शायद ऐसा कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा भी नहीं, और जाएगा तो ऐसा फैसला आएगा नहीं। तो मेरा मकसद यही है कि आज भी 120 क्या मियाँ साहब जिस हल्के में भी अब नेक्स्ट तो इंशाल्लाह 4 सूबों में भी मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट बनेगी। आज वजीर आजम हमारे अपना बलूचिस्तान में थे, वो तो बनेगी या नहीं बनेगी तो वक्त फैसला करेगा। मुझे ये बता दीजिए
कि नवाज शरीफ साहब वापस सियासत में कैसे आएंगे, क्या लीगल ऑप्शंस आपके पास हैं? देखें जी, ये अदालत ने जो फैसला दिया है तो उससे तो मुझे बड़ी अजीब बात, गरीब बात है, वो खुद ही वही अदालत कह रही है कि हमने ता हयात इन पर पाबंदी नहीं लगाई। आगे जाकर ये जो मुकन्ना है आपकी पार्लियामेंट इन कवानीन में रद्द बदल भी कर सकती है, और देखिए आगे जाकर क्या होता है। आप समझते हैं कि कवानीन में रद्द बदल होगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि ये सब कवानीन जो आपके आमरीत के दौर के हैं, जो डिक्टेटरशिप के दौर में जो कवानीन आए उनको खत्म हो जाना चाहिए। अच्छा, ये बता दिए नैब केसेस में शरीफ फैमिली वहां पर हाजिर ही नहीं हुई, उन्होंने वहां जाना मुनासिब नहीं समझा, और ये कहते रहे वो कि चूंकि हमने नजरसानी की अपील की हुई है लिहाजा नैब केसेस इररेलेवेंट हो जाते हैं। लेकिन अब सूरत हाल बदल गई है, अब क्या स्ट्रेटजी होगी नून लीग की और शरीफ फैमिली की? क्या वो नैब में प्रेजेंस देगी अपनी? नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन मैं तो ये नैब के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। नैब जो भी फैसला देता है दैट इज अपीलेबल इन हाई कोर्ट। ये तो वो नैब है जिसके ऊपर एक सुपरवाइजरी जज, वही जज बिठाया गया है जो इस फैसले का हिस्सा है। तो अब जब नैब के ऊपर एक सुपरवाइजिंग जज आप बिठाएंगे सुप्रीम कोर्ट का, तो नैब के अपने ऊपर बहुत बड़ा सवाल। सर, मेरा सवाल ये नहीं है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या अब नैब समन करेगी नवाज शरीफ साहब को या पूरी फैमिली को? अब आपका वकील या खुद नवाज शरीफ साहब या उनकी फैमिली हाजिर होगी नैब में? देखिए, मैं खुद क्योंकि कानून के ही शोबे पेशे से हूँ, मैं यही कहूंगा तो वो जो समन होगा तो उसके मुताबिक हम चलेंगे कि उसका समन क्या होता है और नैब क्या फैसला करती है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि मैं नैब के ऊपर जब बहुत बड़ा सवालिया निशान है तो सवालिया निशान को पहले खत्म करना चाहिए। अच्छा, ये इसके लिए एक और बात बता दीजिए कि नून लीग की हुकूमत ने एक प्रेस ऑर्डिनेंस तैयार किया जो वो नाफिज करना चाहते थे। सदर मुमलिकत के सिग्नेचर के बाद तैयार हो गया था सब, लेकिन वो रुक गया मामला। प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने उसकी मुखालफत की, लिहाजा वो रुक गया। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो ऑर्डिनेंस आपने तैयार किया था, चूंकि डॉन लीग का मामला इससे पहले हो चुका था, डॉन में एक खबर छप चुकी थी, सवाल मेरा ये है कि क्या वो डॉन लीग्स की खबर को कवर करने के लिए ये ऑर्डिनेंस नून लीग की हुकूमत ने तैयार किया था? जी नहीं, मुझे इस ऑर्डिनेंस के बारे में कोई इल्म नहीं है, और मेरा ख्याल है कि जब एक पूरा पार्लियामान मौजूद है, पार्लियामान की मौजूदगी में ऑर्डिनेंस नहीं आता, वो मुनासिब भी नहीं था। पार्लियामान की मौजूदगी में ऑर्डिनेंस का आना मुनासिब नहीं था। क्या किसी वजीर की इजाजत के बगैर या हुक्म के बगैर इस तरह का कोई ऑर्डिनेंस तैयार किया जा सकता है? मैं ये कहता हूँ कि ऑर्डिनेंस तैयार होना ही नहीं चाहिए। जब पार्लियामान एक मुकन्ना पूरी मौजूद है तो उस दौरान ऑर्डिनेंस नहीं सदा। लेकिन हुआ तो तैयार तो हुआ, और आप ही की हुकूमत में, आप ही की वजीर इत्तलात की हिदायत पे हुआ। मेरे इल्म में नहीं है। मैं दोबारा ये कहूंगा कि ऑर्डिनेंसेस हमेशा डिक्टेटरशिप के दौर में होते और आते हैं। ऑर्डिनेंसेस कभी भी जमहूरी दौर में नहीं आते, और हमारे दौर में मेरा ख्याल ऐसा कोई ऑर्डिनेंस नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया सरफराज जतोई साहब। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू को दोबारा यहीं से शुरू करते हैं। मैं एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करता हूँ। बशारत मिर्ज़ा और जनाब आप ने उसकी गुफ्तगू सुन ली है जनाब सरफराज जतोई साहब की। ये बता दीजिए आफ्ताब जहांगीर साहब कि अगर पाकिस्तान में तर्ज सियासत यही रहता है, इसी तरीके से एक तासुर मिलता है सारी सियासत से कि यहाँ पर कोई क़ुव्वत है जो फैसले करती है, और जो एक्ट कर रहे होते हैं वो डमीज़ या पपिट्स होते हैं, और वो पपिट्स जो है वो अपना परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। ये तासुर कैसे ख़त्म होगा? अच्छा यार भाई, अभी आपने सरफराज साहब से सवाल किया, सवाल आप कुछ कर रहे थे, जवाब वो कुछ दे रहे थे, तो इससे लगता है कि इस वक्त जो है ना मुस्लिम लीग नून के लोग जो है ज़हनी तौर पे बहुत परेशान हैं, और उन्हें अपने आने वाले मुस्तकबिल की बिल्कुल निशानदेही हो चुकी है। इसलिए वो आप बात कुछ कर रहे थे, वो जवाब कुछ दे रहे थे, और बहुत ही ख़तरनाक बातें भी कर रहे थे बीच में। जैसे वो एक और सुप्रीम कोर्ट बनाने की बात कर रहे थे, हैं, और वो ये कह रहे थे कि जी भाई जुर्म किया है, सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने बाकायदा पूरी तहकीक के बाद उस पर फैसला दिया है और इन्हें नाअहल करार दिया गया है, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदलिया है। अच्छा, अब इन्होंने नैब में जाना है,
जो आपने उनसे सवाल किया था उसका भी जवाब उन्होंने नहीं दिया। लेकिन मैं जो आपसे सवाल कर रहा हूँ वो भी जवाब नहीं दे मैं रहे। पहले उनको तो क्लियर कर दूं बाबू साहब को। नहीं, उनका क्यों डिपार्टमेंट संभाल लिया? आप अपना देखिए ना, मेरा अच्छा, सवाल मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जब तक वो जमानत नहीं लेंगे, वारंट गिरफ्तारी नहीं होगी, जमानत नहीं लेंगे, नैब में पेश नहीं होंगे, आगे मसला नहीं चलेगा, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि हमने रिव्यू पिटीशन दाखिल की। सर मेरा आपसे सवाल ये था कि वो जो पॉलिटिशियंस हैं, जो एक्ट करते हैं, जो स्क्रीन पर होते हैं, जो सामने होते हैं, उनकी कोई उनको डोरियां हिला रहा होता है, वो पपिट के तौर पे ये तासुब क्यों, कब खत्म होगा? तासुब मेरी तो कोई नहीं डोरी हिला रहा, बिशारत साहब की कोई हिला रहा हो तो पूछ लें। इख्तियार में बैठे लोगों की बात कर रहा हूँ। देखें तो वो असल में जो इख्तियार में आपके यहाँ बैठे हैं उनकी डोरियां हिल रही हैं। सुने रियाज भाई, जब आप अपनी डोरियां दूसरे के हाथ में दे देंगे तो वो फिर हिलाएंगे भी, तो आपने देनी नहीं है ना। सबसे बड़ी बात यह कि आपने पार्लियामेंट को मजबूत करना है, हर मैटर को पार्लियामेंट में लेकर आना है। इमरान खान साहब मजबूत करते हैं पार्लियामेंट को। देखिए इमरान खान साहब के एक फर्द वाहिद की आप बात करने लगते हैं, बाकी तो अभी स्पीकर रोजाना बेचारा परेशान है, नवाज शरीफ वजीर आके जवाब नहीं दे रहा। सर मेरा सेनेट में आके क्या पार्लियामेंट को इमरान खान मजबूत करते हैं? बिल्कुल करते हैं। अच्छा, ना आके नहीं आके करते हैं। कब आगे? कितनी पार्लियामेंट लीडर है हमारा पर शाह महमूद कुरैशी मौजूद है वहाँ पे। अच्छा, बस वो काफी है, इमरान खान का आना जरूरी नहीं। नहीं, नवाज लीग का वजीर आजम खुद आता नहीं है। दोनों एक जैसे नहीं, दोनों एक जैसे नहीं है, बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। और दूसरी बात ये है कि देखें, आप जब ये बात करते हैं ना, बार बार एक बात कर रहे हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट और डोरियां, ये हमारे इदारे थे, इन्हें हमने इन्वॉल्व कर लिया इस चीज़ के अंदर। अगर अपने अपने जगहों पे निदारों को काम करने दिया जाता और उन्हें इंडिपेंडेंट रहने दिया जाता तो कभी उनकी जरूरत नहीं होती कि वो भी यानी इन्वॉल्व वैसे कर लिया कि अब वो ऊँट खेमे में आ गया, अब खेमा नहीं है, सिर्फ ऊँट ही ऊँट है। अच्छा, मुशर्रफ मिर्जा ये कह रहे हैं कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट की डोरियों का मामला है, ये तासुर ख़त्म कैसे होगा, कब होगा आपके ख्याल में? मैं अर्ज़ करता हूँ, देखिए बात यह है कि मैं इस बात पर तो मुत्तफिक हूँ कि पॉलिटिशियंस को, पॉलिटिकल जमातों को अपने आप में बेहतरी लानी होगी, पॉलिटिशियंस को डिलीवर करना होगा जितने इख्तियारात भी हैं। मैं इस बात के साथ हूँ कि उनके पास महदूद इख्तियारात हैं कि वो अपने तर्ज हुक्मरानी और तर्ज अमल से बेहतरी एक तो लाएंगे। और दूसरा रियाज आजिज साहब, ये सिस्टम अगर चलेगा तो यकीनन चीज़ें मजबूत होंगी। लेकिन अगर सूरत हाल ये हो कि कभी इस्टेब्लिशमेंट के पास अदालत का आ रहा हो, मैं यही कर रहा हूं, मेरा सवाल कभी इस्टेब्लिशमेंट के पास अदालत का आ रहा हो, उससे वो काट रहा हो, और कभी इस्टेब्लिशमेंट के पास खुद अपनी ताकत हो, यानी फौज की ताकत हो, कोई फौजी जनरल वो काट रहा हो जड़ें, तो कैसे फिर आप बेहतरी? मैंने आपके सवाल को ही कि अगर हम बार बार उस पौधे को निकाल लें और देखें अच्छा ये बढ़ रहा है या नहीं, और फिर लगा दें तो वो पौधा नहीं बढ़ेगा। ये बात है कि मैं इस्टेब्लिशमेंट की नहीं है, ये बात पाकिस्तान की आवाम के सोचने की भी है कि जनाब जो पौधा लग रहा है अगर वो बार बार निकलेगा तो वो बड़ा ही नहीं होगा। मैं ये समझता हूँ आज भी कि पॉलिटिकल सिस्टम अगर चलेगा यकीनन बहुत खराबियां होंगी, यकीनन अभी चीज़ें बेहतरी की तरफ नहीं है, लेकिन अगर आप मवाजना करेंगे पहले से तो बेहतरी की तरफ 100 बातें तो मैं काउंट करवा। अच्छा, जो लोग ये कहते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम तो डिरेल नहीं हुआ, यहाँ पर तो जमहूरियत पिछले 10 साल से है और 10 साल से जमहूरी हुकूमतें मौजूद हैं, ये हुकूमत इसने भी 4 साल पूरे किए, जिनका प्राइम मिनिस्टर गया है, इनकी हुकूमत तो नहीं गई, तो इस बात में भी तो वजन है ना? जी बिल्कुल है, और मैं इस वजन को मानता हूँ, मैं इस वजन को मानता हूँ कि बिल्कुल ठीक है। पॉलिटिकल सिस्टम अगर चल रहा है, अगर पार्लियामेंट को आप डिरेल नहीं कर रहे तो ठीक है। देखिए किसी फर्द वाहिद की, वो नवाज शरीफ हो, वो इमरान खान हो, वो कोई आसिफ जरदारी हो, फर्द वाहिद से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, नवाज शरीफ चले गए लेकिन वो पार्टी हेड है। इसमें देखो बात जो कही गई है ख्वाजा साद रफीक ने कि आप वोट की पर्ची से नहीं रोक सकते, आप दिलों से नहीं निकाल सकते, आपने उनको हटा दिया। अब इमरान खान है, अगर कल उन पर कोई पाबंदी लगाई दी जाती है तो लोगों की जो मोहब्बत उसके दिलों में, उससे तो आप नहीं निकाल सकते ना। लेकिन फर्द वाहिद से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात जो जिस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि आप बार बार ये पैगाम ज़रूर दे रहे हैं कि जो हमसे इख्तलाफ करेगा हम उसका हशर नशर कर देंगे, लेकिन यकीन करें ये चीज़ें स्लो हो जाएंगी अगर मैं इस वक्त पॉलिटिकल रिजीम से ये बात रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मामलात की नज़ाकत को देखते हुए देखिए बहुत सारे काम तो आपकी सियासी हुकूमत ने नहीं किए ना। मिसाल के तौर पे ख्वाजा आसिफ ने खुद एडमिट किया, कल एक इंटरव्यू जियो को उन्होंने दिया, उसमें उन्होंने एडमिट किया कि फौज ने तो अपना काम किया, ये जो ज़रबे हमने नहीं किया, हमने अपना काम पूरा नहीं किया।
यानी फौज तो अपना काम कर रही है, आप पॉलिटिकल एक जमहूरी हुकूमत के आप सरबराह हैं या उसको आप लीड कर रहे हैं, उसके बाद आप अगर ये बयान दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि नाअहल कौन हुआ? नाअहल तो आपकी जमहूरी हुकूमत हुई ना, जिसका आप इतराफ़ कर रहे हैं। तो अगर आप इतराफ़ कर रहे हैं तो आपको रिमूव कर दिया तो क्या गलत किया? दो बातें, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए जी, मैंने आपको पहले कहा कि 100% ना तो डिलीवरी हो रही है, ना मामलात कोई हमारी पॉलिटिकल रिजीम बहुत अच्छी है, मैं बिल्कुल इस बात को एग्री करता हूँ, लेकिन साथ आप वाली बात की भी एक बात कर, यही तो उस नज़र का हुस्न है कि जब हुकूमत में बैठे हुए होते हैं वो वजीर दफ़ा हैं तो बाकायदगी से उनसे इस अंदाज की स्टेटमेंट्स दिलाई जाती है जिस पर आप अपने आप पर लान तान करते हैं, बाकी किसी को नहीं कह सकते। तो ये मामला जो मैं कह रहा हूं कि अगर चीजें आगे की तरफ जाएंगी और उसमें कुछ सजाकत भी है, आप ये कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ से बयान दिलवा जाए। मैं दो बातें कह रहा हूं। एक तो मैं ये कह रहा हूं, आप बिल्कुल आप बात समझें कि पॉलिटिकल जो रिजीम है वो मामलात को वो डिलीवरी की तरफ उस हद तक नहीं जा रही, पहली बात। तो हुई ना, और दूसरी तरफ परफॉर्मेंस सही नहीं है ना। एक बात लेकिन कुछ नहीं हो सकता, या हाँ या ना, देखें आप खुद एडमिट कर रहे हैं, चीजें ग्रे हो गई हैं, ना सब कुछ ब्लैक है ना सब कुछ व्हाइट है, चीजें ग्रे हो गई हैं, ना ब्लैक है ना व्हाइट है। मैं जो कहना चाहता हूं कि एक तरफ ना ही, देखिए एक बात बता देना, 8 साल में 10 साल में सिस्टम क्या, इसमें यूरोप की जो एग्जांपल देते हैं वो सिस्टम बन जाएगा। ओ भाई, कौमों को सुधारने में और चीज़ों को बनाने में और पॉलिटिकल सिस्टम को लाने में पहले तो 400-400 साल लग जाते थे, अब हमें 20-30 साल तो मिलने चाहिए ताकि लोगों की एजुकेशन हो। लेट द सिस्टम रन। ये बात सही है, लेकिन ये ख्वाजा आसिफ साहब एतराफ़ कर रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आफ्ताब जहांगीर साहब, उसके बाद फिर शिकवा भी है, एक तरफ एतराफ़ है, एक तरफ शिकवा है, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि किसी ने बयान दिलवा दिया, ख्वाजा आसिफ इतने काके हैं, उनसे कहा कि ये बोल दो, उन्होंने बोल दिया जाके। अब ये पता नहीं कि लिखा हुआ बयान उनके पास आ गया हो और उसको पढ़ दिया। अब ये भी तो एक मसला है ना, क्योंकि वो बाद में वो कहेंगे जी मुझे तो पता ही नहीं था, क्योंकि जैसे मियाँ साहब लिखी हुई पर्चियां पढ़ते रहे हैं, तो इसी तरह इनके साथ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, देखें रियाज भाई, बात ये है कि असल में हमारे यहाँ ट्रेनिंग नहीं हुई भी, सियासी पार्टियों के अंदर भी और इदारों में भी। सियासी पार्टियों में हमें बाकायदा एक ट्रेनिंग करनी चाहिए कि कौन से लोग कैपेबल हैं किस काम के। एक बंदे को आप एक दिन बिठाते हैं, रेलवे का मिनिस्टर बनाते हैं, और दूसरे दिन उसको ले जाकर आप दाखिला का मिनिस्टर बना देते हैं। एक को बोलते हैं तुम फैक्ट्रियां सही करो, दूसरे दिन बोलते हो कि आप फौज सही करना शुरू कर दो। भाई इदारे हैं, उनको मजबूत करें और लोगों को ट्रेन करें कि आप इस चीज़ के स्पेशलाइज हैं। आपने जब भी अगर आपको मौका मिलेगा कौम को सर्व करने का, हुकूमत में आने का, तो आपने इस फील्ड पे काम करना है। शेडो हुकूमतें बनती हैं और बिल्कुल उनकी वो बाकायदा एक वो तैयारी होती है। हमारे यहाँ इस किस्म का कोई निज़ाम ही मौजूद नहीं है। बड़ी मुश्किल से मरा बेचारे को उसको वजीर खारजा बना दिया है। वो पहले उसको वजीर दाखिला था कि वो था वो दिफा था, एकदम दिफा से उसको वजीर खारजा बना दिया। अब उसको समझ ही नहीं आ रही कि मैं करूं क्या है। इसी तरह वो एहसन इकबाल साहब को कुछ और बना दिया। तो क्या इसका ये हल है कि वो दूसरे लोगों को हुकूमत दे दी जाए? नहीं, खुद संभाल ले आगे। एस्टेब्लिशमेंट को नहीं दी जाए, लेकिन देखें मगर जो एक्सपर्ट लोग हैं उनके साथ मशवरे के साथ काम करें, उनको अपनी टीम में शामिल करें। चलिए ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया आफ्ताब जहांगीर साहब, आपने गुफ्तगू की, आपका भी बहुत शुक्रिया। और बैरिस्टर शाहिदा जमील ताख़ीर से पहुंची हैं और इतनी ताख़ीर से कि मैं उनको प्रोग्राम में शामिल नहीं कर सका हूँ। इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में ज़रूर उनके साथ गुफ्तगू करेंगे। मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।